दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी कस्तूरी। काले बादलों ने तपते सूरज को सुरमई कर दिया था। बारिश की बौछारें जैसे मुझको भिगोने के लिए बाहर बुला रही थीं, लेकिन इस 10 मंजिले आलीशान ऑफिस की कांच की दीवारों ने इस मौसम को बाहर ही रोके रखा था। मुस्कुराते हुए मैंने पूरे ऑफिस में नजर दौड़ाई। गए मेरे वो अपने कस्बे वाले दिन, जब लड्डुओं को गोल गोल बांध पाना, कंचे खेलकर जीतना, बारिश में भीगना, ये सब मेरे सपने हुआ करते थे। अब मेरा सपना और हकीकत यही था। ये ऑफिस, ये जगमगाती हुई सीलिंग, ये चमचमाता कैबिन, ये टेबल पे रखा कंप्यूटर, मेरे ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ी, ये सब कुछ मेरे पिछले 3 महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा थे। टाई की नॉट ठीक करते हुए मैंने कॉफी मशीन से कप भरा और चुस्कियां लेते हुए फिर उसी कांच की दीवार के पास खड़ा हो गया। अपना रिफ्लेक्शन देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मा देखती तो जरूर मेरे कान के पीछे काजल का ढिठौना लगाकर हमारी मिठाई की दुकान में बना छेने का रसगुल्ला मेरे मुंह में ठूंस कर मेरी नजर उतार रही होती। अचानक वही मिठास जबान पर घुलने लगी। मैंने सर झटक दिया। अब पीछे मुड़कर देखने का क्या फायदा था। मैंने अर्नब सर के कमरे के बंद दरवाजे पर नजर टिका दी। धुकधुकी तेज होने लगी। कल मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट सबमिट किया था। बहुत मेहनत की थी उसमें और कॉन्फिडेंट भी था कि इंसेंटिव के साथ तारीफ भी मिलेगी, वो भी अर्नब सर से। मेरी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो मेरे बॉस ही नहीं, मेरे आइडियल भी थे। मैं उन्हीं की तरह स्मार्ट दिखना चाहता था, उसी कॉन्फिडेंस से चलना चाहता था, वैसे ही सलीकेदार बातचीत करना चाहता था और उन्हीं की तरह एक अचीवर बनना चाहता था। उन्हीं के स्टाइल में मैंने अपना हाथ जेब में डाला तो मोबाइल टकराया। मन हुआ बाबूजी को अपनी जल्द ही मिलने वाली इस पहली कामयाबी के बारे में, नहीं, फिर रुक गया। क्या बताता, कैसे बताता? उन तक पहुंचने वाला रास्ता तो मैं खुद बंद करके आया था। हल्की कसक उठी तो मैंने एक ही घूंट में बची हुई कॉफी गटक ली। तभी दरवाजा खुला और अर्नब सर बाहर निकले। अपने बालों में हाथ फेरता मैं उनकी तरफ बढ़ा और फिर ठिठक गया। उनका चेहरा सख्त था और आंखें सिकुड़ी हुई। उन्होंने इशारा किया तो मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। उन्होंने एक नीला फोल्डर टेबल पे रख दिया। आगे झुकते हुए संजीदगी से बोले, दिस इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मनीष, और अब की बार सिर्फ क्लाइंट की डिमांड को ध्यान में रखना। मैं शॉक था। मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था। क्यों, कैसे? मैं पूछना चाहता था, लेकिन आवाज कहीं अटक के रह गई थी, क्योंकि जवाब था नीचे रखा डस्टबिन जिसमें से मेरे कागजात झांक रहे थे। बिना कुछ कहे मैंने मेज पे रखा फोल्डर उठाया और आंखों में उतरती नमी को छिपाते हुए बाहर निकल आया। अपने उस पहले प्रोजेक्ट में मैंने खुद को झोंक दिया था, लेकिन क्लाइंट को पसंद नहीं आया था। मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो गया। तस्वीर का ये दूसरा पहलू मैंने सोचा ही नहीं था। अपनी काबिलियत को कैसे और कितना तोड़ मरोड़ पाऊंगा मैं? अपने केबिन की ओर लौटते हुए मेरे चमचमाते जूते जमीन पर घिसट रहे थे। कड़क कॉलर मेरी झुकी गर्दन में गड़ने लगा था। अपने पहले प्रोजेक्ट की नाकामयाबी मेरी आंखों में किरकिरा रही थी। चोट ये बात पहुंचा रही थी कि मैं जानता था कि मेरा काम वाकई अच्छा था और फिर भी किसी और की मर्जी उस पर हावी हो गई और अब मुझे दूसरा प्रोजेक्ट थमा दिया गया था, फिर से एक डेडलाइन के साथ। कायदे से मुझे उस पे काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन बस मन नहीं हो रहा था। आंखें बंद करके मैंने अपना सर कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया। नौकरी करने का मतलब सिर्फ अगले कुछ महीनों में नई बाइक या लोन या छोटा मोटा मकान ले लेना नहीं था। इसका मतलब अपनी पहचान को कंपनी के नाम के आगे भुला देना था। सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब ही बदल डालना था। मैंने गहरी सांस ली। अब शिकायत कैसी? आखिर इस जिंदगी को भी तो मैंने खुद ही चुना था ना, क्योंकि अपने पुश्तैनी जगदम्बा मिष्ठान भंडार की गद्दी संभालना मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुरूप नहीं लगा था।
उस वक्त वो दुकान मेरी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के सामने छोटी पड़ गई थी, लेकिन अब याद आ रहा था कि वहां मेरे बाबूजी, दादाजी, उनके भी बाबूजी और दादाजी सब अपनी मर्जी के मालिक थे, मानो अपनी रियासत के सुल्तान। जब बंद आंखों को फिर सब दिखाई देने लगे थे तो मैंने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। बेचैनी से उठकर दोबारा उसी कांच की दीवार के पास खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसमें दिखता चमचमाता ऑफिस मुझे पहले जैसा ग्लैमरस नहीं दिख रहा था। तेज रोशनी की चौंध अब कुछ परेशान कर रही थी। मेरी उंगलियां पानी की ढुलकती बूंदों को छूने के लिए बेकरार होने लगी थीं। हालांकि मैं जानता था कि काम पूरा किए बिना बाहर निकलना नहीं मुनासिब था और न ही मेरी फितरत में था। आखिर ये ड्रीम जॉब मेरा अपना चुनाव था, ये जगह मेरी पसंद थी और ये नौकरी मेरा फैसला। फिर भी मन था कि रोकने पर भी अचानक बारिश सा बरसने लगा था। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक मेरे अगले प्रोजेक्ट के पहले शायद जरूरी हो गया था। मैंने अपना चेहरा उस कांच की दीवार से सटा दिया और फिर मेरे चारों ओर बिखरा शोरगुल, चहल पहल सब जैसे फीके पड़ते चले गए। बाहर के धुंधलके में मेरा कस्बा सरीला उभरने लगा। हमारी दुकान के बही खाते से आती कस्तूरी की महक सांसों में उतरने लगी। कढ़ाई में खौलते दूध का सौंधापन और पानी में कागज की नाव तैराते हुए अपना खिलखिलाना याद आने लगा। और एक बार फिर मैं उन्हीं यादों के सैलाब के सामने बेबस खड़ा था। मैं भूल नहीं पाया था अपने घर को, न ही अपनी विरासत को। नई नौकरी की जिम्मेदारियों ने उन यादों को कुछ पीछे जरूर ढकेल दिया था, लेकिन आज एक कमजोर पल ने जैसे यादों की गुल्लक फोड़ दी थी और अब उसमें से एक एक करके सिक्के बाहर निकलने लगे थे। केसर के रंग के, चांदी का वर्क चढ़े, चाशनी में घुली हुई यादों के सिक्के, जिन्हें अपनी नन्ही मुट्ठियों में भींचे मैं अपने शहर की गलियों में नंगे पांव दौड़ा चला जा रहा था। मेरी आंखों के नम पर्दों पर एक साइन बोर्ड टंगा नजर आ रहा था, नीले रंग का। उस पर सुनहरे रंग से लिखा था जगदम्बा मिष्ठान भंडार। उसके नीचे बाईं ओर भगवान जी की तस्वीर थी और दाहिनी तरफ कई सारे नाम थे। दादाजी ने बताया था मुझे कि उनमें सबसे ऊपर उनके दादाजी का नाम था और सबसे नीचे मेरे बाबूजी का। तब मैं शायद 5-6 साल का रहा हूंगा जब मैंने ठुनक के उनसे पूछा था, और इसमें मेरा नाम कब लिखा जाएगा? उन्होंने इतनी जोर का ठहाका लगाया था कि मुझको लगा था कि उनकी लंबी सफेद मूछें कहीं गिरी ना पड़े। वो बोले थे, बिटवा जिस दिन तुम दुकान संभालोगे उसी दिन, और फिर जब तुम्हारे बिटवा या बिट्टी मालिक बन जाएंगे तब उनका नाम लिखा जाएगा। और उनकी उंगली पकड़े, अपनी उंगली मुंह में डाले मैं सोचता रहता था कि ये बोर्ड तो फिर किसी जादूगर की दाढ़ी जैसा लंबा होता जाएगा। दादाजी के साथ मैं अपने कस्बे की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलता जाता और वो मुझे कभी सूरज में बूंदी का लड्डू दिखाते तो कभी चांद में बताशा। तारे मुझे अम्मा के प्रसाद वाले इलायची दाने लगा करते और नहर में बहता पानी मानो जलेबी की चाशनी। अक्सर वो मुझको अपने कंधों पर बैठाकर और अपने झोले में मिठाई लेकर दूर जगहों पर लोगों तक पहुंचाते। फिर वहां मेरी भी खातिरदारी होती और लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक मुझे भी खुश कर जाती। मेरे बड़े होते होते तक दादाजी की पुराने जमाने वाली बातें मेरे सामने एक ऐसा संसार रच चुकी थीं जिसमें वो मिठाई की दुकान के राजा हुआ करते थे और मैं राजकुमार। छोटे आ से अनरसे, बड़े आ से आमरस, छोटी से इमरती, इस तरह मैंने सीखा था ककहरा। और 2 और 2 लड्डू 4 लड्डू होते हैं, ऐसे गणित सीखा। बही खाते पर पहली बार ओम जैसा गोला बनाया। मुझे बड़ा मजा आता जब दादाजी मुझे झूठ मूठ गद्दी पर मेरे हाथों न जाने कितने गरीब लोगों को बस यूं ही मिठाई बंटवा देते। लोग बाग भर भर के मुझको आशीष देते। फिर मेरे बड़े होते होते दादाजी ज्यादातर आराम करने लगे थे और बाबूजी ने दुकान और मेरी जिंदगी दोनों की बागडोर संभाल ली थी और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। दादाजी का प्यार बरगद की घनी छांव थी तो बाबूजी का प्यार कुछ कुछ नीम जैसा। पतले दुबले मगर रौबीले बाबूजी को न तो परीक्षा में मेरे कम नंबर बर्दाश्त होते और न ही गाजर के हलवे में 1 चमची कम देशी घी।
उस दौरान मैं स्कूल में पढ़ते हुए अपनी दुकान पर जिंदगी के सबक भी सीख रहा था। छोटी इलायची, केवड़ा के माम, गुलाब जल मेरे अंदर रच बस गए थे। लड्डू, पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले, कलाकंद को अपने हाथों में शक्ल देते मैं अपनी किस्मत गढ़ रहा था और साथ ही बाबूजी की कड़ी नजर को महसूस भी कर रहा था। एक दिन बिना अच्छे से हाथ धोए मैंने थाल से बालूशाही उठा ली तो पहली बार बाबूजी ने मेरा कान उमेट दिया। ऐसे ही एक बार किसी से सुना कोई नया लफ्ज मैंने उनके सामने यूं ही दोहरा दिया तो मुझको मुर्गा बनना पड़ा। रसमलाई कम तौली तो भयंकर वाली डांट पड़ी। तब मैंने ये समझना शुरू किया कि मिठाई वाला होना बड़ी जिम्मेदारी का काम था। हम लोग कभी किसी से कड़वी जबान नहीं बोल सकते थे और अपनी कही बात से फिर नहीं सकते थे, और सबसे बड़ी बात, अपनी साख को कभी दांव पे नहीं लगा सकते थे। मुझे समझ आ रहा था कि साइन बोर्ड पर अपना नाम देखने की हसरत पूरी होना आसान नहीं था। 10वीं तक आते आते मैं समझदार हो चुका था। मेरे लाख गुनगुनाने पर भी उन्होंने मेरा एडमिशन शहर के बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। जब मैं छुट्टियों में घर आता तो देखता कि अक्सर दूर दूर से लोगों का संदेशा आया हुआ होता कि हमारे यहाँ बेटी का ब्याह है या कोई नामकरण है या गृह प्रवेश है वगैरह वगैरह। बड़े अधिकार से मिन्नत भी की जाती कि जगदम्बा मिष्ठान भंडार के भोग के बिना उनका वो आयोजन पूरा नहीं हो पाएगा। फिर बाबूजी पूरी पूरी रात रसोई में मिठाइयां तैयार करवाते। उनके बगल में बैठा मैं उनके दुबले चेहरे पर आग की लपटों की चमक देखता। उनके कुर्ते पर घी के धब्बे और आंखों में सुकून झलकता होता। मशीन की तरह चलते उनके हाथ मुझको देखकर ठहर जाते। जा बेटवा, जाके पढ़ाई कर ले, फिर तो ये सब तुझे करना ही है ना। और फिर वो काजू बादाम की छालियां किसी थाली में जमे कलाकंद पर ऐसे बिखेरते जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे हों। डलिया में मिठाइयां सजाकर ऐसे देखते मानो कोई कलाकार अपनी कलाकृति देख रहा हो। जब मैं वापस शहर जाता तो यही छवि अपने साथ लिए जाता। बदलता माहौल मुझ पर असर करने लगा था। धीरे धीरे मेरे भीतर बसे कस्बे पर शहर हावी होने लगा था। शहर के स्कूल जाके एक बारगी मेरी आंखें चौंधिया गईं। पहली बार ऐसे कमरे देखे जिनमें मिठाई की नहीं, फूलों की खुशबू आती थी। वो ऐसी दुनिया थी जहां मेरे जितने बच्चे बाबू साहब जैसे पैंट शर्ट पहने, टाई लगाए, अंग्रेजी में गिटर पिटर करते थे। जहां हर चीज बेहद साफ सुथरी खूबसूरत थी। जहां खिड़की से झांको तो पेड़ और पहाड़ी भी छोटे दिखते थे। वहां पहली बार मेरे मन ने ऊंची उड़ान भरी। पहली बार मन हुआ कि मुझे यहां से वापस ना लौटना पड़े। What do you want to become? सहजता से जब ये सवाल पूछा गया तो पहली बार मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैं कहना चाहता था कि मैं भी अपने दादाजी और बाबूजी की तरह मिठाइयां बनाना चाहता हूं। जगदम्बा मिष्ठान भंडार के साइन बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूं, लेकिन किसी और की देखा देखी दोहरा दिया। I want to become an engineer। और फिर सबकी आंखों में झलकती तारीफ ने वाकई मेरी सोच बदलनी शुरू कर दी। फिर वो दिन आया जब बाबूजी ने मुझको यानी अपने इंटर पास बेटे को पहली बार दुकान की गद्दी पर बैठाया था। अच्छा खासा जलसा किया था। उस दिन बाबूजी पहली बार खुल के ठहाके लगा रहे थे। अपनी आंखें पोंछते हुए कभी मेरे सर पे हाथ फेरते, कभी पीठ सहला जाते, लेकिन मैं असहज था। एक तो नई कसी जीन्स पहनकर गद्दी पर बैठना वैसे भी तकलीफ दे था, दूसरे टी शर्ट में दाग न लग जाए ये भी टेंशन थी। परेशानी ये भी थी कि कहीं किसी ने मेरे फ्रेंड्स को बता दिया तो। खरीदार आते जा रहे थे और उनसे दुआ सलाम तो दूर, मैं नजरें चुरा रहा था। तराजू के पलड़े में मिठाई रखता और तुरंत अंगूठे में हाथ रगड़ता। बार बार ख्याल आता कि कितना अच्छा होता अगर कोट पैंट पहनकर मैं किसी गद्देदार घूमने वाली कुर्सी पे बैठता, किसी आलीशान ऑफिस में काम करता होता। एक ठंडी सांस लेकर मैंने सामने देखा और सकपका गया। बाबूजी एक टक मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखें मुझको पड़ चुकी थीं और उनके कंधे अचानक झुक गए थे, उनके जबड़े भिंच गए थे, मानो वो बिखरने से खुद को रोक रहे हों। मैं उनका दिल रखना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने बही खाता मेरे सामने रखा तो न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, बाबूजी अभी मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूँ। वो चुपचाप बस मेरी तरफ देखते रहे।
तब नहीं समझा था, पर आज मैं उनकी आंखों में टूटी उम्मीदों की किरचों के चुभने की तकलीफ महसूस कर पा रहा था। वहां दीवार पर सजे चित्रों में अपने दादाजी और उनके भी दादाजी की मायूस निगाहें आज मैं खुद पर महसूस कर रहा था। बही खाते के फड़फड़ाते पन्नों से उड़ती कस्तूरी आज मेरे भीतर उतर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कांच से सटा मेरा गाल सुन्न हो रहा है। मैं वापस अपने कैबिन की ओर चल दिया। अभी काफी कुछ करना बाकी था। सपने देखना जितना आसान होता है ना, उनको हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल। जिस दुकान में अपने को मिठाइयां बनाते देखना मेरे लिए गौरव की बात थी, वही मुझे अब छोटी और कमतर नजर आने लगी थी। और अब यहां इस ऑफिस में घुटन महसूस होने लगी थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने ड्रॉअर से वो नीला फोल्डर बाहर निकाला जिसे अर्नव सर ने दिया था, और बेमन यूं ही उसे उल्टा पलटा। लेकिन फिर उसने मेरा ध्यान खींच लिया। ये प्रोजेक्ट लखनऊ के चिकनकारी के प्रमोशन के बारे में था, और हमारा क्लाइंट अपने इस खानदानी काम को देश के बाहर तक पहुंचाना चाहता था। प्रोजेक्ट में अपनी विरासत पर इतना फख्र था, उसको सहेजने की इतनी पुरजोर कोशिश थी कि उसने मुझ में भी एक अजब जोश भर दिया। न जाने कितना वक्त गुजर गया, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। मैं अवध के किसी कोने में हो रही कशीदाकारी को एक नया आसमान देने में खो चुका था। न जाने कितने घंटे बीत गए। फिर एक ही सिटिंग में काम पूरा कर लेने की खुशी महसूस करते हुए मैंने उंगलियां चटखाईं। वो पहला वाला असाइनमेंट तो मेरे लिए बस एक नौकरी की शुरुआत थी, लेकिन इस असाइनमेंट में पता नहीं कैसे मेरे जज्बात भी शामिल हो गए थे। आखिरकार क्लाइंट का नाम एंटर करने के लिए मैंने फोल्डर को पलटा। मैं अवाक रह गया। वो अर्नब सर का नाम था। तभी उनकी आवाज में अपना नाम सुना तो मैं उछल के खड़ा हो गया। अर्नब सर, आप? ये मैं तो ठीक से पूछ भी नहीं पा रहा था। वो मेरे आइडियल थे। तरक्की के सबसे ऊंचे पायदान पर मैं उनको ही देखता था। मैं उनके जैसा ही बनना चाहता था, और वो ये सब छोड़कर वापस जाना चाहते थे, अपने खानदानी पेशे को आगे बढ़ाना चाहते थे। यकीन करना मुश्किल था। मुझे हैरान देख के उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पे एक हाथ रखा और दूसरे से फोल्डर उठाते हुए बोले, ये मेरी पहचान है मनीष, यहीं वापस जाना है मुझको। आज उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे पर झलकता सुकून, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं कभी बाऊजी की आंखों में देखा करता था। तभी दादाजी की एक बात अचानक जहन में गूंज गई। पता है बेटा, कस्तूरी की तलाश में हिरन भटकता रहता है, जबकि वो तो उसी के पास, उसी की नाभि में होती है। खुशी भी ऐसी तो होती है बेटा। अर्नब सर को बाहर जाते देखते हुए मुझे दादाजी की बात के मायने समझ आने लगे। मैंने भी तो अपनी खुशी कहीं बाहर तलाशने की कोशिश की थी। अपने आसमान को ग्लैमर की दीवारों में समेटने की कोशिश की थी, जबकि मुझे तो उड़ान भरनी चाहिए थी। अर्नब सर ने अपनी काबिलियत को अपनी पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने पुरखों का नाम आगे बढ़ाया था। मुझे एहसास हो गया कि अपनी विरासत पर फख्र करना शर्मिंदगी नहीं, बल्कि खुशनसीबी की बात होती है। मैंने घड़ी की ओर देखा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। बाऊजी जाग रहे होंगे, लेकिन सरीला फोन लगाने के पहले मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करनी थी। उसका क्लाइंट मैं खुद होने वाला था। मुस्कुराते हुए मैंने टाइप किया, जगदम्बा मिष्ठान भंडार। बस इतनी सी थी ये कहानी।